Let's start today elastic collision in 1D 1 dimension. तो इसमें हमें क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो इलास्टिक बॉडीज दे रखी हैं. टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन, दे आर इलास्टिक बॉडीज एंड दे आर अबाउट टू कोलाइड. हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन. एक एम ये रहेगा हमारा, दूसरा एम रहेगा टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज v1 एंड v2 इन टर्म्स ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2. तो हमको गिवन क्या क्या है वो मैं डायग्राम में बना रहा हूं. लेट सपोज वी हैव गिवन two objects of mass m1 and m2 are moving along a straight line with initial velocities u1 and u2 in such a way that u1 is greater than to u2. ये सारा कुछ बिफोर कोलिजन, ये सब कुछ क्या है बिफोर कोलिजन, ये आपको दे रखा है, गिवन टर्म्स हैं ये बिफोर कोलिजन. सो जो भी हमारा आंसर आएगा वो इन टर्म्स में हमें फाइंड करना है. लेट सपोज ड्यूरिंग द कोलिजन दे कोलाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम m1 and m2 and afterwards they will separate. if separate तभी हो सकते हैं जब सेकेंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये m1 m2 से आके हिट हुआ है तो m2 इससे सेपरेट हो जाए, वो तभी पॉसिबल है जब m2 की वेलोसिटी क्या हो m1 से ज्यादा हो, तो v2 इज ग्रेटर देन टू v1. तो हमने बोल दिया कि कोलिजन के दौरान m1 की वेलोसिटी हो गई है v1 और m2 की वेलोसिटी हो चुकी है v2, और ये हमने मान लिया है कि m2 की जो वेलोसिटी v2 है दैट इज ग्रेटर देन टू v1. ठीक है, एंड दिस इज द इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन्स आर दोज कोलिजन इन विच टोटल एनर्जी, टोटल लिनियर मोमेंटम and total kinetic energy of the system before collision and after collision always remains constant. तो ये वाला जो हुआ ये इलास्टिक कोलिजन ड्यूरिंग द कोलिजन की बात है, और फिर ये वाली सिचुएशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन. ठीक है, तो u1 दे रखा है, u2 दे रखा है, m1 दे रखा है, m2 दे रखा है बिफोर कोलिजन. ये सारा डेटा आपको दे रखा था. हमारा एम है एक तो v1 फाइंड करना, v1 फाइंड करना और v2 फाइंड करना. ये शायद v2 लिख दिया मैं, v1 लिख दिया था. v2 फाइंड करना, v1 v2 फाइंड करना है. और क्या फाइंड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या मीनिंग हुआ कि हमने बता रखा है कोलिजन होने के लिए कंपल्सरी अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो अगर मैं u2 को ग्रेटर मान लेता तो u1 कभी भी इससे कोलाइड ही नहीं हो पाता. तो कोलाइड होने के लिए पहली कंडीशन कि हमने पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को सेकंड वाले की वेलोसिटी से ग्रेटर मान रखा है, पहली कंडीशन. तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इट इज अप्रोचिंग, m1 इज अप्रोचिंग m2, यानी कि m1 वाला ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है सेकेंड ऑब्जेक्ट को. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, इसको बोल रहे हैं हम क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन. और ये हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में चेक कर चुके हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी va हो, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vb हो, तो हम बोलते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, इसको हम सिंबल जनरली देते हैं vab और इसको लिखते क्या है va माइनस vb विद रेस्पेक्ट टू b. जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं वो माइनस होता है, जिसके लिए फाइंड कर रहे हैं वो पहले रहेगा. तो va माइनस vb वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b. तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू का मतलब हमें क्या फाइंड करना है बिफोर कोलिजन, u1 माइनस u2. और प्रूफ क्या करना है, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन होने के लिए मेन कंडीशन क्या है कि कोलिजन के बाद ये सेपरेट तभी हो सकते हैं जब सेकंड ऑब्जेक्ट
ज्यादा वेलोसिटी से मूव करे पहले के कंपैरिजन में, तभी सेपरेट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी पर, तो हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन आफ्टर कोलिजन। ये है मीनिंग किसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन आफ्टर कोलिजन, और इसको हम कैसे लिखेंगे, टू विद रेस्पेक्ट टू वन, यानी कि 2 - 1 बोले तो v2 - v1। So our aim is to prove u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. That we need to prove. ठीक है, and we have already given this is the elastic collision. Objects A and B are going to collide with elastically. They are perfectly elastic bodies. ठीक है, let's do it. तो हमारा जब भी ये डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप काम में लेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो दूसरा कॉन्सेप्ट काम में लेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो एक कॉन्सेप्ट रहेगा टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, व्हाटएवर बी द कोलिजन, इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा ही रहेगा। तो पहली कंडीशन यहीं से स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन को। अगर इलास्टिक है तो सेकंड कंडीशन और अप्लाई करेंगे कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है पूरे सिस्टम की। तो इस बेसिस को ध्यान में रखते हुए हम हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं, किसके लिए, ताकि हमें v1 v2 फाइंड हो सके u1 u2 m1 m2 की टर्म्स में, और हम ये प्रूव कर सके जो हमने लिख रखा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो हम यहाँ पे स्टेप 1 हमारे लिए क्या होनी चाहिए माइंड में, स्टेप 1 ये वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, है ना। सिंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या बोलता है, P टोटल बिफोर कोलिजन, या जो भी बिफोर सिचुएशन है, इट शुड बी P टोटल आफ्टर कोलिजन। अगर m1 ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका लीनियर मोमेंटम हो गया p1 और p2। तो यहां पर लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अगर मैं डिफाइन कर दूं p1, तो ये हो जाएगा m1 u1, और सेकंड का हो जाएगा m2 u2। अगर आफ्टर कोलिजन मेरे को लिखना है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए p1 डैश m1 v1, और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए लीनियर मोमेंटम p2 डैश m2 v2। तो मैं डायरेक्ट m1 v1 की टर्म्स में ही m1 u1 m1 v1 इसी तरह से लिख देता हूं। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फर्स्ट का m1 u1, सेकंड का m2 u2, क्योंकि यहां पर मोशन सेम डायरेक्शन, एक तरह से आप समझ सकते हैं इसको प्लस आई कैप डायरेक्शन में, तो आप चाहे वेक्टर लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पर्टिकुलर इस सिचुएशन में, क्योंकि सेपरेशन भी आई कैप डायरेक्शन में हो रहा है, u1 u2 भी आई कैप डायरेक्शन में, v1 v2 भी आई कैप डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर आप लगाएं चाहे ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी यहां पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए वेक्टर हटा रहा हूं, इन एक्चुअल वेक्टर रहता है। ठीक है, अगर मोशन चेंज हो जाए, जैसे 2D मोशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे वेक्टर का होना यानी कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का लिखना जरूरी है। ठीक है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये तो हो गया टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसको दे दी हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें 1 वाली क्वांटिटीज एक तरफ लेकर के आ गए, 2 वाली क्वांटिटीज दूसरी तरफ लेकर के आ गए। सो इधर से m1 v1 को इधर ट्रांसफर कर दिया और m2 u2 को इधर ट्रांसफर कर दिया। सो वी विल बी गेटिंग m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। कॉमन क्या आ गया यहां पर, m1 कॉमन u1 माइनस v1, और यहां कॉमन m2 v2 माइनस u2, और इसको बोल दी हमने इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसके बाद हम ज्यादा कुछ कहानी कर नहीं सकते। ठीक है साहब, जो कुछ होना था हो चुका है। अब क्या करें? तो अब लीनियर मोमेंटम का लॉ अप्लाई कर चुके हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इलास्टिक कोलिजन है तो क्या अप्लाई कर दें? लॉ अकॉर्डिंग टू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है टोटल सिस्टम की। सो स्टेप 2 हम क्या लिखना है हमें? सिंस in elastic collision the total kinetic energy of system also remains constant, that is काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बोले तो बिफोर कोलिजन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी टोटल बिफोर, या आई लिख सकते हो आप, के आई टोटल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, के इनिशियल टोटल इज इक्वल्स टू के फाइनल टोटल। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही, काइनेटिक एनर्जी टोटल आफ्टर, जो आपको अच्छा लगे। तो कितनी होनी चाहिए? अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी बात करें सिस्टम की बिफोर कोलिजन, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 है, u1 से मूव कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई कितनी? ke1 इज इक्वल्स टू हाफ m1 u1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 2 हुई, हाफ m2 u2 स्क्वायर। और इसी तरह से के डैश के वन डैश के टू डैश निकाल सकते हो। या मैं डायरेक्ट लिख दूं, टोटल हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर शुड बी इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इधर भी हाफ कॉमन आ जाएगा दोनों में, और इधर भी हाफ कॉमन आ जाएगा, और हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा होगा? m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। फिर से इसमें भी वन और वन वाली टर्म्स को एक तरफ, सेकंड टर्म वाली को दूसरी तरफ हम लेकर के आए, तो हमें क्या मिलेगा? m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। कॉमन ले लें इसमें भी, तो क्या मिल जाएगा? m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए u और v में आपको मेरा डिफरेंस बहुत इजीली नजर आएगा, है ना। मैं v को जनरली इस तरह से घुमा के लिख देता हूं ताकि u और v अपने आप ही डिफरेंशिएट हो जाते हैं एक दूसरे से। और यहां पर m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, क्या दिख रहा है? ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a minus a square minus b square, a plus b into a minus b. So what I can write here, m1 u1 plus v1 u1 minus v1 a plus b into a minus b is equals to m2 a plus b a minus b v2 plus u2 into v2 minus u2, और इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3। अगर 2 और 3 को आप घूर के देखोगे तो आपको होगा कुछ कुछ, है ना, कुछ कुछ होता है। क्या होता है? यहां देखने से कुछ कुछ कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? 3 डिवाइडेड बाय 2, तो उससे कुछ कहानी आसान होगी। सो बाय इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 2 we get what do we get? m1 u1 plus v1 u1 minus v1 divided by m1 u1 minus v1 is equal to m2 u2 plus v2 plus u2
V2 माइनस U2 डिवाइडेड बाय M2 V2 माइनस U2। ध्यान से देखा तो U1 माइनस U1 से U1 माइनस U1, M1 से M1, M2 से M2, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा? सिर्फ U1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2। ठीक है, अब क्या करें? तो एम को ध्यान रखो, एम इसीलिए लिखवा है ताकि आपको ध्यान रहे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन बोले तो U1 माइनस U2 इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस और फाइनल वेलोसिटीज का डिफरेंस हमारे पास है, दिख रहा है, बस ट्रांसफर करने की देरी है। तो ये हो गया सब प्रूव आपका। U वाली को इधर ले आओ, V वाले को उधर भेज दो, तो U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 and this is nothing but the relative velocity of approach before collision is equals to relative velocity of separation. So we have proved, ये first aim था, we have proved the first aim. ठीक है, hence proved. This was the first aim, aim 1. We have proved it. ठीक है, how many of you understood it properly? So हम first aim complete कर चुके हैं और अब हम second aim की बात करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर बोर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट भर चुका है तो मुझे कुछ पोर्शन रब करना पड़ेगा, तो मैं इधर का रब करूंगा। इफ यू वांट यू मे टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। ठीक है, अब हमारा एम है V1 और V2 को U1 और U2 की टर्म्स में फाइंड आउट करना। तो ध्यान से देखें, इसको मैं एक इक्वेशन दे देता हूं, इस इक्वेशन को भी, इसको देंगे 1 2 3 4। ध्यान से देखें तो हमारे पास अगर गिवन क्वांटिटीज U1 U2 M1 और M2 है तो फाइंड आउट V2 और V1, तो 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स। इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में देखें तो M1 U1 नोन है, M2 U2 नोन है, गिवन क्वांटिटीज है, बिल्कुल सही। M1 गिवन है, M2 गिवन है, V1 और V2 दो ही अननोन दिख रहे हैं। कैसे भी करके अगर मैं इस दो अननोन में से किसी एक को 1 वेरिएबल की टर्म्स में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि मेरा मतलब है या तो मैं V2 को V1 की टर्म्स में लिख दूं तो एक ही वेरिएबल रह जाएगा इस इक्वेशन में, या V1 को V2 की टर्म्स में लिख दूं तो सब कुछ V2 बन जाएगा, तो एक और सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा। तो इस इक्वेशन की हेल्प से बाय इक्वेशन 4 आई एम फाइंडिंग द वेलोसिटी V2 इन टर्म्स ऑफ V1। सो नाउ अब हमारा सेकंड एम चल रहा है भाई, एम 2। ठीक है, एम 2 के लिए हमने क्या किया, बाय इक्वेशन 4 V में राइट क्या लिख सकते हैं हम, V2 इज इक्वल्स टू U1 और U2 को इधर लेकर के आ रहा हूं तो U1 माइनस U2 प्लस V1, और इसको बोल दी इक्वेशन नंबर 5। इससे फायदा क्या हुआ, V2 मेरा कन्वर्ट हो गया है गिवन टर्म्स U1 U2 और एक सिंगल वेरिएबल V1 में, और इसको मैं उठा करके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। सो बाय इक्वेशन 5 इनटू 1, भाई ये जो चीज मैं आपको बोल बोल करके बताता हूं ना, दीज आर द कॉन्सेप्ट कि डेरिवेशन, इतने बड़े बड़े डेरिवेशन किस तरीके से बिना रट्टा मारे आप लोग खुद से लिख सकते हैं। तो ये जो मैं एम लिखता हूं, स्टेप्स लिखता हूं, दैट इज द रीजन कि आपके माइंड में फिट हो कि अच्छा प्रोसीड ऐसे करना है। बहुत से लोगों को डाउट ये रहता है कि फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, फिजिक्स हमको याद नहीं होती, तो याद करने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज है। उसके बाद तो अपने आप स्टेप्स चलती जाती, 2-2 3-3 पेज के डेरिवेशन अपने आप होते हैं। बस आपका माइंड थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद कैसे हमें प्रोसीड करना है। अगर एक बार वो तरीका समझ में आता है तो फिर आप कहीं नहीं अटकेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर 5 से 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उससे मुझे बेनिफिट क्या मिल गया, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1। अब जो V2 था वो भी कन्वर्ट हो गया सिंगल वेरिएबल V1 में ही, M2 और V2 की जगह रख दिया U1 माइनस U2 प्लस V1, और इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने, तो मुझे मिला M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2
V1। ठीक है, अब मेरा एम क्या चल रहा है, फिर से माइंड में डिसाइड करें, V1 और V2 फाइंड करना। इस पूरी इक्वेशन को घूर के देखोगे, चलो इसको भी इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 6। और इस इक्वेशन 6 में देखें तो हमारे गिवन टर्म्स ये चल रही है, ये M1 V1 रह गया साहब, इसमें एक अननोन है और ये भी सेम अननोन V1 ही है। इन दो टर्म्स को रोक के रखें, बाकी सब तो गिवन डेटा है, इसको इधर मैं ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक, देखिए अब तो मैंने क्या किया, वेरिएबल जो है V1 इन टर्म्स को रोक के रखा और बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दिया। तो मैं इधर लिख रहा हूं V1 वाली टर्म्स, M1 और V1 मैंने कॉमन ले लिया, तो कैसे लिख दूंगा, V1 M1 प्लस M2, ये कॉमन हो गई और इनको इधर ट्रांसफर कर रहा हूं। इधर ऑलरेडी क्या चल रही है, M1 U1 प्लस M2 U2, ये प्लस का है, M2 U1 ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस M2 U1, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस M2 U2। ध्यान से देखें तो ये M2 U2 और ये M2 U2 ये तो दोनों सेम है, 2M2 U2, और ये M1 U1 और ये माइनस M2 U1, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, U1। तो इसको मैं कैसे लिख दूं, V1 इंटू M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया M1 माइनस M2 इंटू U1, U1 मैंने कॉमन ले लिया, M1 माइनस M2 U1 कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया, प्लस 2M2 U2। अरे वाह, बस ये V1 निकल गया, V1 इसको नीचे भेज देते हैं उधर। तो V1 कितना आ गया, M1 माइनस M2 अपॉन M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2, इधर नीचे चला गया, ट्रांसफर हो गया, तो M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 और उसके नीचे हमने M1 प्लस M2 को ट्रांसफर कर देना है, सो अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ठीक है, यहां थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं इधर का रब कर देता हूं, यहां लिख देता हूं इस इक्वेशन को वापस से। तो क्या मिल गया साहब हमें, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट प्रॉपरली। तो हमने फर्स्ट V1 फाइंड कर लिया, V2 फाइंड करना है। फिर से मैं क्या करूं, जैसे मैंने यहां से V2 निकाला उसकी जगह यहां पे V1 लिख दूंगा, तो ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, V1 की जगह यहां V2 आ जाएगा और यहाँ पे V1 हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस V1। 5 से वापस से मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। जब आप सेम काम करेंगे सेम तरीके से, तो आप देखेंगे कि V2 का आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा, M2 माइनस M1 इंटू U2 अपॉन M2 प्लस M1 प्लस 2M1 U1 अपॉन M2 प्लस M1। क्या मतलब हुआ इसका, ये सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व कीजिएगा खुद से, जैसे मैंने फर्स्ट के लिए किया है आप सेकंड के लिए भी प्रॉपर तरीके से करें। आपको क्या मिलेगा, याद रखने का तरीका देखिए, अगर आपने फर्स्ट निकाल लिया तो जहां भी 1 है उस 1 को रिप्लेस कर दो 2 से, जहां भी 1 है आपके पास अपने आप आंसर आ गया। M1 की जगह M2, 2 की जगह 1, तो M2 माइनस M1, M1 प्लस M2 तो M2 प्लस M1। तो अब आप चाहे तो इसको वापस M1 प्लस M2 भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो M2 प्लस M1 लिखो या M1 प्लस M2 लिखो, बात एक ही। ये आपके पास आ गई साहब V2। ठीक है, बोलिए साहब कितनों को समझ में आ गया पूरा प्रोसीजर अच्छे से। हमारे दोनों एम कंप्लीट हो चुके हैं यहां पर।